वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस मंच पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है बाउंड्री कंडीशंस ऑफ ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अब सबसे पहले तो सर बाउंड्री कंडीशन की बात कहां से आती है? देखो, बाउंड्री किसको बोलते हैं हम? बाउंड्री बोलते हैं सीमा को, बॉर्डर को। भाई जैसे हमने बोला कि यहाँ पे आया हमारा इंडिया, है ना, और इधर से शुरू होता है मान लो कौन? पाकिस्तान। तो ये इंडिया और पाकिस्तान का क्या हो गया? बॉर्डर हो चुका है। ये बाउंड्री है भाई, इंडिया का इसके इधर कुछ नहीं है, पाकिस्तान का इसके उधर कुछ नहीं है। तो ये क्या है? ये है बाउंड्री कंडीशन। और आप जानते हो ना, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है तो बॉर्डर की कंडीशन कुछ अलग ही होती है। सिपाही भाई तैनात रहते हैं, इधर हमारे इंडिया वाले, इधर पाकिस्तान वाले। होते हैं कि नहीं होते हैं? किसके लिए? पूरी की पूरी सिक्योरिटी। अगर इसका इफेक्ट आना है तो मेजरली यहीं पढ़ना है, और इसका इफेक्ट मेजरली यहीं पढ़ना है। होगा या नहीं होगा? अरे भाई आतंकवाद की खबरें यहीं से आनी है, सही है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि अगर मेरे सिस्टम में दो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हो हैं और दोनों एक दूसरे के सटा के अगर मैंने रख दिया, तो जिस कोने पे मान लो ये एक हाथ, ये एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये दूसरा है, अगर दोनों को मैंने ऐसे चिपका के रख दिया तो जहां पे ये एक दूसरे से ज्वाइंट हो रहे होंगे, जहां पे एक दूसरे से चिपक रहे होंगे, वहां मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का बिहेवियर कैसा होगा, ये आज हम लोग जानेंगे। वो होती है आपकी बाउंड्री कंडीशंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। परफेक्ट है। अब देखो, समझते हुए चलना, पूरा मैथमेटिकल तरीके से चलेगा, ठीक है ना? ओके, देखो जरा ध्यान से। मान लो सपोज दैट सर मैंने बोला कि मान लो ये एक आपकी बाउंड्री है, ठीक है, कुछ भी बना दिया मैंने, जैसे ये बना दिया, ये एक मेरी बाउंड्री है। इसके इधर एक मीडियम रखा हुआ है, इधर दूसरा मीडियम रखा हुआ है। अब मीडियम कौन सा है? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एलिमेंट डाइइलेक्ट्रिक है, मतलब आपका इंसुलेटर है, कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है। कैसे डिफाइन करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर परमिटिविटी। परफेक्ट है ना भाई? परमिटिविटी होता है ना, वही डिफाइन करता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा अंदर या कितना नहीं होगा। कल की क्लास में मैंने बता दिया था, ध्यान से देख लेना कल की क्लास, अगर ये पता नहीं हो कि परमिटिविटी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को किस तरीके से डिफाइन करती है तो, ठीक है। दो अलग अलग है, एक ये हो गया बेटा, दूसरा ये हो गया, दोनों का अलग अलग है। बिल्कुल परफेक्ट है। अब मुझे ये देखना है, मान लो इसका परमिटिविटी इतना है, यहां पे इतना है, यहां पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका E1, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो आपका E2, ठीक है। यहां पे मान लो आपका फ्लक्स डेंसिटी है D1, यहां पे आपका मान लो फ्लक्स डेंसिटी है D2। सबको मैंने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। दो मीडियम है बेटा मेरे पास, एक ये है, एक ये है। अब मुझे दोनों का बिहेवियर देखना है, इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर। अब देखो किस्सा क्या होगा, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। देखो सर, मान लो कि मुझे इस बाउंड्री पे देखना है, इस बाउंड्री पे चेकआउट करना है। तो बाउंड्री पे हम कंडीशन कैसे देखते हैं? जैसे मान लो ये बाउंड्री है ना, इधर है मान लो आपका कौन? इंडिया, और इधर है कौन? आपका पाकिस्तान। तो अगर बाउंड्री की कंडीशन देखनी है तो हम क्या करेंगे? इस बाउंड्री से मान लो 4 किलोमीटर इधर, और इस बाउंड्री से मान लो 4 किलोमीटर इधर। यहां पे गांवों की कंडीशन देखेंगे कि क्या सिचुएशन चल रहा है, कितना इफेक्ट है इसका। यहां पे गांवों की सिचुएशन देखेंगे पहले, फिर यहां से देखते देखते इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, और फाइनल में जाके डायरेक्ट कहां देखेंगे? बाउंड्री पे देखेंगे। मतलब हमें ऐसा देखते हुए चलेंगे कि यहां कंडीशन कैसी थी, देखते देखते इसको सिमेटते हुए चलेंगे और कहां पहुंच जाएंगे? बाउंड्री पे पहुंच जाएंगे। तो मतलब दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा एरिया ले लो इस तरीके से, इस एरिया को थोड़ा घटाते जाओ, घटाते जाओ, घटाते जाओ, तो आप कहां पहुंच जाओगे? बाउंड्री पे पहुंच जाओगे। मतलब बड़ी सिंपल कहानी होगी ये तो भाई, सही बात है। ओके, तो चलो कुछ ऐसा ही करते हैं। मैंने बोला कि सर यहां पे एक मीडियम था, यहां पे दूसरा था। मैंने बोला बेटा कोई ना, मैं एक ऐसा रीजन ले लेता हूं जिसमें आपके दोनों ही मीडियम को मैंने क्या कर लिया है? इंक्लूड कर लिया है। जरा समझो, समझ में आई कहानी? मान लो ये एक मैंने रीजन लिया है, इसमें थोड़ा पोर्शन आ रहा है इस वाले मीडियम का, थोड़ा पोर्शन आ रहा है इस वाले मीडियम का। मान लो इसकी चौड़ाई है, ये विड्थ है, ये ले लेता हूं मैं DW, ये विड्थ है मान लो इसकी, और ये इसकी हाइट है मान लो, ये हो गया आपका D ऑफ H। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? H का मतलब स्मॉल हाइट, W का मतलब छोटी सी विड्थ। अगर मैंने बोलूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक आधी हाइट है और यहां से लेके यहां तक आधी हाइट है। तो इतने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट है। अब सोचो, मैं यहां से चलना शुरू हुआ, क्लोज लूप बनाया पूरा। अरे क्लोज लूप के कर्ल, इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन सब बताया मैंने, क्लोज लूप बनाया। मान लो मैंने यहां से चलना शुरू किया, मैं इधर से गया इधर, इधर घुमा, यहां पहुंचा, यहां गया।
क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशंस देखने हैं कि E1 और E2 के बीच में रिलेशन कैसा होगा, D1 और D2 के बीच में रिलेशन कैसा होगा, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का बिहेवियर कैसा होगा। तो दो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का भाई दोनों का टच हो रहा है ना एरिया, तो भाई जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान का ये टच हो रहा है बॉर्डर यहाँ पे, तो इस बॉर्डर की कंडीशन क्या होगी ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो भाई हमारा देश शांति प्रिय है लेकिन ये शांति प्रिय नहीं है, मान लो ये बार बार इधर से क्या चलाएगा, गोलियां चलाएगा, तो ये वाले चुपचाप थोड़ी ना बैठेंगे, ये भी गोलियां चलाएंगे। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई दूसरा देश होता, मान लो बांग्लादेश वगैरह कोई दूसरा देश होता, तो वो गोलियां नहीं चलाते तो हम भी नहीं चलाते, तो शांति प्रिय वाली बाउंड्री होती, यही होता। तो मतलब इसके ऊपर इफेक्ट और इसके ऊपर इफेक्ट कैसा रहेगा, वही होती है हमारी बाउंड्री कंडीशन। टॉपिक को समझोगे ना कि टॉपिक का पर्पज क्या है, तो चीजें पता लगेगी कि हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। समझ में आई कहानी कि इसकी वजह से इस पे क्या होगा और इसकी वजह से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें देखना है। अब चलो ये मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला सर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू गया यहां से लेके यहां तक, एक क्लोज लूप हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर मैं इस क्लोज लूप के अकॉर्डिंग लिखूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इट्स अ क्लोज लूप ऑफ E डॉट dl इक्वल्स टू 0? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि लाइन इंटीग्रल विद ए इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0? ऐसा मैंने क्यों लिखा, सोचो। ये क्लोज लूप है, इसके अकॉर्डिंग इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। कैसे कि लाइन इंटीग्रल को अगर आप इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप क्लोज लूप में इंटीग्रेशन करोगे तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में वर्क नहीं करता है, दैट्स वाई 0 हो सकता है। और दूसरा आप एक बात और बोल सकते हो कि जब हम लोगों ने पढ़ा वोल्टेज, तो क्या हम लोगों ने ऐसा लिखा था कि इट्स अ क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr या इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr, ये लिखा था या नहीं लिखा था? मान लो पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो क्या कुछ ऐसा ही लिखा था? अरे dr भी तो एक वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है, याद है ना, किसको, पोजीशन वेक्टर को। तो यहां भी तो मैं वही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल वही कर रहा हूं। अब क्लोज है मतलब मैंने यहां से शुरू किया तो इधर से घूमा इधर गया, फिर यहां से घूमा यहां गया, फिर यहां से घूमा यहां गया, और फिर यहां से यहां, मतलब जिस पॉइंट से शुरू किया हूं उसी पॉइंट पे अगर वापस आ गया तो मतलब ये हो गया सर कि A से मैंने शुरू किया और A पे ही मैं वापस आ गया। मान लो एक पॉइंट A था, यहां से मैं घूमा और यहीं घूम के यहां वापस आ गया, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि फाइनल पॉइंट भी वही है, इनिशियल पॉइंट भी वही है। क्लियर है ना पूरा, सही है। या मैंने आपको एक और बात बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज लूप में इंटीग्रेशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है, जानते हैं हम लोग। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल कितना होता है, 0 होता है, तो मतलब कंजर्वेटिव है, पाथ इंडिपेंडेंट है, कितना होना चाहिए था, 0 ही होना चाहिए था। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो, ऐसा भी और आपको कर्ल वाले बिहेवियर से भी आप इसको समझ सकते हो। अब चलो आगे, अब देखो जरा ध्यान से, कैसे चलाऊं मैं, रास्ते के हिसाब से। भाई क्लोज इंटीग्रेशन मैंने लूप के हिसाब से बताया था आपको। देखो सबसे पहले मैंने यहां से शुरू किया, इधर से गया ऐसे, ठीक है, फिर यहां से गया यूं यूं यूं। अब सबसे पहली बात, सर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वेक्टर है, डाइलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस वाले मीडियम के लिए, और इस वाले मीडियम के लिए डायरेक्शन क्या होगी, आई डोंट नो क्या होगी, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, जनरलाइज मान लेता हूं। मैंने बोला कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, चलेगा, ओके। तो अगर ये इस तरीके से है तो ये तो यूं भी हो सकती है, यूं भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। मैंने जनरलाइज लिया तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेकआउट कर दिया दो पोर्शन में, एक पोर्शन ये वाला, एक पोर्शन ये वाला। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये कैसा हो गया, टेंजेंशियल। भाई यहां पे देखोगे तो ये टेंजेंट बन गया और ये प्लेन के कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ओके। तो इस E1 का एक ले लिया मैंने टेंजेंशियल वाला, और इसका ऊपर वाले को मैं बोल देता हूं, ठीक है, ये D1 को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इसको बोल दिया मैंने E ऑफ N1, नॉर्मल वाला ऊपर की तरफ, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया। उसी तरीके से इस E2 को, इस E2 के भी मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, इसका ले लिया एक मैंने टेंजेंशियल वाला, ओके, और इसका ले लिया एक मैंने नॉर्मल वाला। इसी तरीके से मैं D के भी दो पोर्शन कर सकता हूं। अब देखो जब मैं इधर से इधर चला तो नॉर्मल वाले कंपोनेंट को तो कोई मतलब नहीं है, उसका एंगल तो हो गया 90 डिग्री, तो वो तो वैसे ही 0 है, ठीक है ना। इफेक्ट कौन दिखाएगा, ये वाला दिखाएगा। भाई E डॉट ds है ना, डॉट प्रोडक्ट है बीच में, cos ऑफ थीटा आएगा तो cos 90 तो 0 हो जाएगा। तो E ऑफ N1 के और N2 के तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि वो तो इसके कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। अब देखो जरा ध्यान से, यहां से गया मैं यूं, यहां से चलूंगा तो क्या बनाएगा, देखो यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी, dw होगी, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, हाँ सर इसी डायरेक्शन में, ओके, ई ऑफ T1। आगे चलो, यहां से गया इधर, कितना चलना है मुझे, dh चलना है। अब कौन से डायरेक्शन में चल रहा हूं, ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये तो आप वैसे ही 0 बोल सकते हो इसको, तो सही है ना। लेकिन फिर भी देख लो, ऊपर से नीचे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, आप जा रहे हो नीचे की तरफ, मतलब ये कितना हो गया, इट्स योर नेगेटिव साइन माइनस ऑफ E ऑफ N1 एंड दैट इज योर DH। इधर से इधर गया तो इस वाले फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है यूं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, अपोजिट हो गया बेटा। तो सर E ऑफ T2 एंड दैट इज योर D ऑफ W। क्लियर है ना। अब यहां से जाऊंगा यूं, तो ये वाला कंपोनेंट इसमें इधर ही है और आप भी इधर ही जा रहे हो, तो यू कैन से इट्स E ऑफ N2 एंड दैट्स योर डेल ऑफ H या D ऑफ H एंड ऑल ऑफ दिस इक्वल्स टू 0। कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको समझने में कोई कंफ्यूजन है नहीं है। सर मैं यहां से गया इस तरीके से, ऐसे घूमते हुए यहां आया। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मतलब समझना कि अगर आपके जाने की डायरेक्शन मतलब D ऑफ R की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर दोनों सेम है तो मतलब एंगल 0 है, तो मैंने लिया है पॉजिटिव। अगर दोनों अपोजिट है मतलब एंगल 180 है तो मैंने साइन लिया है नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ओके। अब सर मुझे बात नहीं करनी, मुझे यहां की बात नहीं करनी, मुझे यहां की बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है कहां की, सरफेस की बात करनी है। तो अगर सरफेस की ही बात करनी है बेटा, तो इसको किसकाते यहां ले आओ पास में, और इस वाली लाइन को किसकाते यहां ले जाओ पास में, ठीक है। मतलब अगर मैं इस D ऑफ H को टेंस टू कर दूं 0, मतलब अगर मैं हाइट को जैसे जैसे कम करना शुरू करूंगा, इसको गोले को जैसे जैसे इसे पिचकाऊंगा, तो धीरे धीरे मैं कहां पहुंचता रहूंगा, बाउंड्री के आसपास पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, ओके। तो इफ डेल ऑफ S टेंस टू 0, तो मैं कहां जा रहा हूं, बाउंड्री के पास जा रहा हूं, परफेक्ट है। तो अगर मैंने इसमें डेल ऑफ H 0 किया तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, दोनों 0 हो गए। क्या क्या मिला, यहां पे मिला सर ये वाला, इट्स D ऑफ W एट्स E ऑफ T1 माइनस ऑफ, ठीक है, E ऑफ या D ऑफ W E ऑफ T2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको इधर ले गया तो ये कुछ ऐसा बनेगा बेटा, E ऑफ T1 इक्वल्स टू इट्स ओवर DW E ऑफ T2। बताओ यही बनेगा ना। क्या हुआ सर, ये इससे गया, मतलब क्या मिला है कि E ऑफ T1 इक्वल्स टू E ऑफ T2। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब यह है कि सर जब दो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को हम एक दूसरे के पास में रखते हैं, तो एट द बाउंड्री कंडीशन पे उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, कौन सा, टेंजेंशियल, सही है ना भैया, टेंजेंट की तरफ आ रहा है ऐसे ऐसे, तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है या हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। अब देखो, जैसे आप यहां से यहां पे जा रहे हो, मान लो यहां पे पानी भरा हुआ है जबरदस्त तरीके से, यहां पहुंचे तो यहां पे सूखा है, तो इसका मतलब यहां से जब यहां गए तो पोजीशन में चेंज आया, तो आप बोलोगे कुछ चेंज आ रहा है, पानी की कंटिन्यूटी नहीं है, यहां पानी है यहां पानी नहीं है। लेकिन अगर मान लो आप यहां से यहां तक गए और सब जगह इक्वल तरीके से पानी भरा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि सब जितना पानी यहां है उतना ही पानी यहां है, मतलब पूरे सरफेस पे कंटिन्यूस तरीके से पानी फैला हुआ है, यही बोलोगे ना, बिल्कुल। तो आप इसको क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है वो एट द बाउंड्री कंडीशन कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कैसा है ये, कंटिन्यूस है, मतलब दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर है। बताओ कोई प्रॉब्लम है, दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर है। अब इसी तरीके से अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, तो फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है सर, डी जो होता है ना वो इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर। किसके लिए होता है एप्सिलॉन नॉट, जब हम एयर की बात करते हैं, ठीक है, जब हम किसकी बात करें, एयर की बात करें। बाकी क्या होता है, डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई होता है, जानते हो। और एप्सिलॉन क्या होता है, यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो आई कैन से, इसको हटा दूं मैं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर मैं इस रिलेशन को और आगे बढ़ाऊं तो आई कैन से कि ई ऑफ T1 इक्वल्स टू ई ऑफ T2 एंड आई कैन से कि ई ऑफ T को अगर मैं ई को लिखूं तो डी अपॉन एप्सिलॉन लिख सकता हूं, परफेक्ट है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं कि डी ऑफ T1 अपॉन एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू डी ऑफ T2 अपॉन एप्सिलॉन 2।
भाई जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ा है उसी तरीके से अगर मैं डी के बनाऊंगा तो मैं कुछ ऐसे बना सकता हूं ना, डी के भी कंपोनेंट। मान लो डी है आपका ऐसा है ना, तो एक अगर ऐसा हो गया तो एक ऐसे हो गया, ये अगर ऐसे है तो अगर D2 ऐसे है तो एक ये हो गया, सही है ना। दैट्स माई D1, दैट्स माई D2। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये नॉर्मल कंपोनेंट, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये नॉर्मल कंपोनेंट। तो एक ही से दो रिलेशन मिल गए, एक रिलेशन मिल गया ये वाला और दूसरा मिल गया ये वाला। अब देखो इसको अगर D ऑफ T को मैं नीचे ले आऊं तो क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं D ऑफ T1 अपॉन D ऑफ T2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2। ठीक है, These two things are very 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 important। क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो हमारे रिजल्ट्स निकलेंगे इन्हीं रिजल्ट से हम सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। परफेक्ट है। तो पहली लाइन क्या लिखनी है यहां पे कि अकॉर्डिंग टू दी बाउंड्री कंडीशन द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम और कंटिन्यूस। परफेक्ट है। और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फ्लक्स विल रिलेटेड टू लाइक दिस D of T1 अपॉन D of T2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2। क्लियर है ना पूरी बात। अभी मैंने नॉर्मल कंपोनेंट्स की बात नहीं की है, सिर्फ किसकी बात की है, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स की बात की है। अब आगे चल सकता हूं। परफेक्ट है। ओके, ये दोनों लाइनें ध्यान रखना, एक ये वाली और एक ये वाली। अब आगे चलता हूं, सुनो, इसको हटा देता हूं मैं पूरा। ओके, ये भी थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको भी हटा देते हैं। ओके, दोबारा बनाते हैं नया डायग्राम। ध्यान से समझोगे मजा आएगा। सर दो कंडीशंस मिल चुकी हैं, कौन कौन सी, सबको मर्ज करूंगा आगे जाके। एक मिली है E ऑफ T1 इक्वल्स टू E ऑफ T2 एंड द अनदर वन D ऑफ T1 डिवाइड बाई D ऑफ T2 दैट्स योर एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2 दैट इज डिपेंड्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड परमिटिविटी। सीधी सी बात है सर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम परमिटिविटी के ऊपर ही डिफाइन होता है। आगे चलो, दोबारा ध्यान से समझो। मान लो ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है। अब मुझे देखना है नॉर्मल वाले कंपोनेंट। मैंने क्या किया, सुनना जरा ध्यान से, देखोगे मजा आएगा। मान लो ये बाउंड्री है, इधर एक मीडियम है, दूसरा मीडियम इधर है। मैंने यहां पे एक लूप ले लिया। कौन सा लूप लिया है ये, मैंने लिया है सरफेस लिया है, एक गाउशियन सरफेस लिया है। कौन सा सरफेस है ये, गाउशियन सरफेस है। एक सिलेंडर ले लिया, एक क्लोज लूप ले लिया। मान लो ये नीचे वाला सरफेस गोल होता है ना, इसका क्या होता है, एरिया होता है। मान लो इसका एरिया है ds, ये भी पूरा क्लोज है। इसका सरफेस वो भी कितना है, ds है। एक बात को क्लियर रखना कि सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो कहां होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है, बाहर की तरफ। क्लियर है। तो अगर मैं इस सरफेस की डायरेक्शन देखूंगा तो इसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ, बाहर की तरफ, और इसकी डायरेक्शन है यूं ऊपर की तरफ। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस वाले सरफेस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इस वाले सरफेस की नीचे की तरफ। ये मान लो इसकी हाइट है यहां से यहां तक, D ऑफ H लिख देता हूं। परफेक्ट है। कहानी फिर से वही है, एक कंपोनेंट है ऊपर एप्सिलॉन 1, एक है नीचे एप्सिलॉन 2। यहां है आपका D1, यहां है आपका D2, यहां है आपका E1 और यहां पे है आपका E2। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। देखो अगेन फिर से वही कहानी। अगर मान लो मैं D का E का जिसके भी कंपोनेंट देखना चाहूं, क्या बोल सकता हूं, अगर यहां पे D1 है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से सर, एक होगा D ऑफ T1 टेंजेंशियल वाला और एक होगा D ऑफ N1 नॉर्मल वाला। उसी तरीके से अगर मैं यहां देखूं तो दैट्स माई D2। तो सर इसको भी मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं, एक मैं तोड़ सकता हूं T2 और एक मैं तोड़ सकता हूं N2। क्लियर है। अब देखो अगर आप इस वाले कंपोनेंट की बात, मान लो कि इसके अंदर भाई गाउशियन सरफेस क्या होता है, गाउशियन सरफेस ये बोलता है कि वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके चार्ज के बीच में रिलेशन आपको डिफाइन करके देता है। परफेक्ट है ना, बिल्कुल सही है। मतलब क्या देता है, मतलब सर गाउशियन सरफेस का ये रूल था, ठीक है ना, कि कुछ ऐसा ही था कि गाउशियन सरफेस अगर आपने एक क्लोज लूप को चूज किया है, क्लोज लूप ले लिया मैंने, सिलेंडर है पूरा, चिल है, तो अगर आप एक क्लोज लूप में देखो, ठीक है ना, विद इन ए क्लोज लूप सी, ए क्लोज सरफेस एस, जो भी आपको लेना है, कि योर इलेक्ट्रिक फील्ड with your ds area is equals to your summation of q divided by your epsilon naught। यही था, अरे यही था ना, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, अगर इस एप्सिलॉन को उठा के मैं इधर ले आऊं तो एप्सिलॉन इंटू ई को क्या लिख सकते हो आप, फ्लक्स डेंसिटी लिख सकते हो, डी लिख सकते हो। परफेक्ट है। तो ये इधर उठा के इधर लाऊं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इट्स अ क्लोज इंटीग्रल विद द सरफेस
इट्स योर डी डॉट डी एस इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू, या समेशन ऑफ क्यू को मैं ये भी लिख सकता हूं कि क्यू इनसाइड या क्यू एनक्लोज्ड, कि इस पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर मेरा चार्ज कितना है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो बेटा जरा ध्यान से, यहां पे आपके पास में 3 सरफेस है, कौन कौन सी है समझना भाई। सर एक सरफेस तो है मेरी ये वाली ऊपर वाली, एक है ये वाली और एक है ये वाली, ये कहां जाएगी, ये भी तो है भाई, ठीक है। तो अगर मैं सरफेस के हिसाब से टोटल इंटीग्रेशन देखूं तो 3 कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाला बनेगा। अब इस वाले कंपोनेंट के लिए डीएन कौन सा है, ये वाला रहेगा ऊपर वाला, देखना जरा ध्यान से, क्लियर है। क्यों, मैंने क्या बोला था कि डी डॉट डी एस, डॉट है यहां पे, तो डॉट है तो मतलब एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, आप इसको डी डी एस कोस थीटा समझो इसको आप, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर आपने इस वाले सरफेस के लिए अगर आप ये वाला कंपोनेंट लोगे तो सरफेस की डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर, और इस वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन है यू, एंगल हो जाएगा 90, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा 0 बनेगा, सही है ना। मैं लिखूं या सिर्फ डायरेक्ट इसको ले लूं, इसी को ले लूं चलेगा। अब देखो इसकी डायरेक्शन भी है ऊपर, इसकी डायरेक्शन भी है ऊपर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 है, तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू देगा ना, बिल्कुल देगा। तो सर पहला कंपोनेंट तो आ गया ये वाला d ऑफ n1, परफेक्ट है, d ऑफ n1 और सरफेस है ऊपर की तरफ ds। उसी तरीके से एक सरफेस है ये वाला, ये सर नीचे वाले में है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम 2 में है। तो इसके लिए देखो वही कहानी, अगर इस कंपोनेंट को लूंगा तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट 0। इस वाले को देखूंगा तो इसकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ और सरफेस की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, और ये है ऊपर की तरफ, मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए भाई। dn2 है ऊपर, ये है नीचे, एंगल कितना हो गया 180, cos 180 कितना होता है -1, क्या लिखूंगा, इट्स माइनस ऑफ d ऑफ n2 ds, परफेक्ट है। इसको इंक्लूड कर लिया, इसको इंक्लूड कर लिया, अब बच गया चारों तरफ का सरफेस वाला, ठीक है, जो कि कितना होता है 2πRh होता है, समझ चुके हो, जो कि क्या होता है 2πRh होता है, कि यहां से इसके चारों तरफ सिलेंडर वाला एरिया कितना बनेगा। देखो यह है इधर वाला, तो यहां पे 2 कहानी है, एक तो है d ऑफ ts इधर वाला है और यहां पे है ये इधर वाला है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस वाले से यहां तक तो है कहानी इसकी, और इस वाले से यहां तक कहानी है इसकी, यही होगा। अब सरफेस तो बाहर की तरफ होता है, मतलब इसका सरफेस किधर होगा इधर होगा, इसका सरफेस किधर होगा इधर होगा, तो कंपोनेंट कौन देगा, ये देगा या ये वाला देगा, d ऑफ t1 देगा या d ऑफ t2 देगा, यही देगा ना। अब d ऑफ t1 के पास में है आधा, यहां से लेके यहां तक तो हो गया आधी हाइट d ऑफ h डिवाइड बाई 2, और आधी हाइट होगी यहां से लेके यहां तक d ऑफ h डिवाइड बाई 2, परफेक्ट है। तो क्या बनेगा, इसका कंपोनेंट देखूंगा तो ये बनेगा d ऑफ, देखो ये भी इधर है, सरफेस भी बाहर की तरफ है, एंगल 0 है, परफेक्ट है, तो इट्स d ऑफ t1, ओके, और आपका सरफेस कितना हो जाएगा 2πRh, परफेक्ट है, इट्स ओवर 2πr, और हाइट हो गया d ऑफ h डिवाइड बाई 2। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वाला कंपोनेंट नीचे लिख देता हूं, ये वाला कंपोनेंट इधर है प्लस d ऑफ t2, इट्स d ऑफ t2 मल्टीप्लाई विद 2πr d ऑफ h डिवाइड बाई 2, एंड दैट्स माई इक्वल्स टू q ऑफ इनसाइड। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, परफेक्ट है। अब देखो मुझे कंडीशन चाहिए सर ये बाउंड्री वाली, ये वाली कंडीशन चाहिए मुझे, यही चाहिए आपको, एक यही वाली कंडीशन चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है, यही वाली कंडीशन चाहिए। अगर यही वाली कंडीशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अभी तो मैं यहां से लेके यहां तक रीजन को ले रहा हूं सर, इसको सिकुड़ते सिकुड़ते ना आप इसको ऐसे खींचते 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 दोनों सरफेस को खींचो और खींच के यहां लाके चिपका दो, मतलब आपका रीजन बना लो ये वाला, इधर इन दोनों सरफेस को घुमा के एक जगह पे सुपरपोजिशन कर दो, तो आपको सिर्फ बाउंड्री की कंडीशन मिल जाएगी, यहां वाली बिल्कुल परफेक्ट। बताओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सही है। क्या करना चाहिए, द फॉर द बाउंड्री कंडीशन d ऑफ h टेंड्स टू 0, अगर इसको 0 कर दिया तो ये टर्म 0, इसमें आ रहा है dh, ये टर्म 0, इसमें आ रहा है dh, सिर्फ 2 टर्म बचेगी, एक ये वाली दूसरी ये वाली। अब समझना ध्यान से, ये वाली टर्म कितनी बचेगी, दैट्स ओवर d ऑफ n1 ds माइनस d ऑफ n2 ds इक्वल्स टू, यहां पे है q इनसाइड,
अब इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि Q ऑफ इनसाइड कितना होगा। अब समझना जरा ध्यान से, अगर कोई मटेरियल परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, अगर कोई मटेरियल परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है तो उसके अंदर के डाइपोल्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। आपको याद है मैंने कल ही करवाया था, अगर ऐसा डाइपोल है तो अगर एक सिरे पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव मिलेगा तो दूसरे सिरे पे पास में क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अब इसके यहां पे अगर मान लो मैंने एक और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को चिपका रखा है, सोचो है ना, कि अगर यहां पे मान लो ये दोनों के बीच में ये बाउंड्री है, ठीक है, और यहां पे दूसरा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, तो अगर दूसरे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की बात करूंगा तो इधर इसका नेगेटिव है तो इसका यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इस बाउंड्री पे इसकी वजह से, और इसके इस बाउंड्री की वजह से यहां पे क्या मिलेगा, इसे नेगेटिव मिलेगा। ऐसा ही होगा। तो अगर ओवरऑल देखोगे तो यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव मिलेगा। अब आप बात कर रहे हो इस बाउंड्री की, अब इस बाउंड्री पे आपने इस तरीके से इसके मतलब चिपका के, ये माइनस प्लस मैंने लिख रखा है, थोड़ा दूर दिख रहा है, इसके चिपका के आपने ये वाला सरफेस ले रखा है, ये वाला चिपका के, और आप बोल रहे हो कि इनसाइड द चार्ज कितना होगा, तो आप यही बोलोगे ना सर, इधर जितना पॉजिटिव होगा इधर ही उतना नेगेटिव, इधर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। मतलब अगर ओवरऑल चार्ज की बात करो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल कैंसिल टू ईच अदर। ओवरऑल चार्ज तो यहां पे कितना हुआ, जीरो ही हुआ। अरे भाई ओवरऑल चार्ज कितना हुआ, जीरो ही हुआ। तो फॉर ए परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक मेटेरियल द चार्ज जस्ट ऑन द बाउंड्री कंडीशन इज इक्वल टू जीरो, मतलब इनसाइड द चार्ज जीरो के बराबर एक्चुअली। अगर आपका मीडियम कैसा है, एक परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक, और हम बात किसकी कर रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं सर, सही है, मतलब ये कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। अगर ये जीरो होगा, इसको हटा दूं मैं थोड़ा सा यहां से, ओके, अगर ये जीरो रहा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये ds हो गया, ये ds हो गया, इसको ले जाओ उधर, ये dn1, ओके, इट्स अ सफिक्स dn1 ds इक्वल्स टू dn2 ds। इससे ये गया d ऑफ n1 इक्वल्स टू क्या मिल गया, d ऑफ n2 मिल गया, मतलब दैट्स माय कंडीशन, d ऑफ n1 इक्वल्स टू d ऑफ n2 मींस the normal component of the flux density will continuous and the tangential component of the electric field will continuous। समझ में आ रहा है, नॉर्मल तो किसका रहेगा, इसका इक्वल रहेगा, और टेंजेंशियल किसका रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा। किसके लिए, बाउंड्री कंडीशन ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब अगर सर मैं बात करूं कि इसके नॉर्मल की क्या हालत है, तो क्या होगा, d इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन e, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन 1 E ऑफ n1, इसको क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन 2 E ऑफ n2। बताओ कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना। तो अगर E ऑफ n1 ओके डिवाइड बाई E ऑफ n2 अगर मैं निकालूं तो ये डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा सर, दैट्स माई एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, इज दिस राइट और नॉट, इज द करेक्ट वन। ओके, तो टेंजेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है और फ्लक्स का बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, और आपका फ्लक्स डेंसिटी के लिए, नॉर्मल कंपोनेंट्स के लिए फ्लक्स वाला बराबर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कुछ ऐसा होता है। दीज आर द 4 कंडीशन टू कैलकुलेटेड द बाउंड्री कंडीशन ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ओनली दीज 4 थिंग्स, 1 2 3 एंड 4 कंपोनेंट्स। क्लियर है, ओके, मैं पूरा सबकी कंडीशंस को एक साथ लिख देता हूं, समझो जरा। अगला मिला सर मुझे d of n1 equals to d of n2, and the next thing is okay, e of n1 divided by e of n2, that's your epsilon 2 upon epsilon 1. These are the boundary condition of a dielectric medium। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की ये सारी कंटिन्यूस होती है, ये सारी कंडीशंस होती है। ओके, in the tangential component electric field will continuous and the normal component the flux density और charge density will continuous। चलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है, ओके। अब मैं आपको थोड़ा कुछ और एडिशनल चीजें थोड़ी सी बता देता हूं, ध्यान से समझोगे, काम आएगी आपके, ठीक है ना। इसको हटा दूं मैं सबको, क्लियर हो चुका है अब तो। अब देखो जरा, देखो सर हमारे पास में 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम थे, ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी था और दोनों की फ्लक्स डेंसिटी भी थी। अब अगर मान लो मुझे एक का पता हो और मैं दूसरे की बात करूं, या पहले वाले का पता हो दूसरे वाले की बात करूं, तो कहानी क्या बनेगी, सोचो जरा। मान लो मेरे पास 2 कंपोनेंट है, समझना थोड़ा सा। ये वाला मान लो आपका बाउंड्री था, ठीक है, किसी एक की बात कर लेते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो मान लो सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यू था, E1, मैंने इसे तोड़ा
एक मैंने इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ले लिया और एक मैंने इसका नॉर्मल कंपोनेंट ले लिया। जब मैंने नीचे वाले की बात की तो मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यू था, E ऑफ T2, इसका एक मैंने टेंजेंशियल कंपोनेंट लिया, एक इसका मैंने नॉर्मल कंपोनेंट लिया, यही काम किया था मैंने। ओके, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट था E ऑफ T1, ये था मेरा E ऑफ N1, परफेक्ट है। ये E ऑफ T2 हो गया था और ये हो गया था E ऑफ N2। अगर मान लो सर ये एंगल θ1 है और ये एंगल मान लो कितना है, θ2 है, तो मेरी कहानी क्या होगी, क्या इसमें और इसमें कोई रिलेशन डेवलप हो सकता है? क्या इसमें और इसमें कोई रिलेशन डेवलप हो सकता है? जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूं, समझना थोड़ा सा। मान लो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, यहां ले लिया मान लो मैंने E1 को, मान लो ये है आपका E1, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो ये एंगल आपका कितना, θ1, और ये मान लो आपका E2 है कुछ इस तरीके से, मान लो ये है आपका E2, डायरेक्शन इसकी इधर से इधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और इसका जो बेस से ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है, मान लो ये आपका बेस है, ओके, E ऑफ T2 का ये वाला बेस है इधर से, तो ये वाला एंगल है मान लो कितना, θ2। अगर ये एंगल θ2 रहेगा तो ये एंगल भी θ2 रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ये वो वाली कंडीशन बन गई कि अगर दो पैरेलल लाइंस को इस तरीके से कोई लाइन काट रही है तो ये जितना एंगल होता है उतना ये होता है, तो ये एंगल θ2 लिया था मतलब ये भी θ2 है, चलेगा, कहानी में कोई चेंज नहीं है, अच्छा है। ओके, इसका जो इधर वाला कंपोनेंट है, बताओ अगर ये θ1 है तो इसका ये वाला कंपोनेंट यहां से लेके यहां तक ये कितना रहेगा, क्या बोलोगे इसको? सर ये E1 cos थीटा के बराबर हो जाएगा, परफेक्ट है, E1 cos ऑफ θ1 बनेगा। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा? सर ये बनेगा E1 sin ऑफ θ1, बताओ यही बनेगा ना, परफेक्ट है। अब इस वाले कंपोनेंट को आपने नाम दिया था नॉर्मल और इस वाले कंपोनेंट को आपने नाम दिया था टेंजेंशियल, परफेक्ट है। अब देखो इधर लेता हूं मैं, सबको ध्यान से समझना। तो सर E ऑफ T1 जो मुझे मिला, E ऑफ T1 जो मुझे मिला वो एक्चुअल में E1 cos ऑफ θ1 मिला है, सही है। उसी तरीके से E ऑफ N1 जो मुझे मिला है दैट इज माई E1 sin ऑफ θ1 है। ये क्या था? E2 था, ओके, ये मान लो भाई ये मेरा क्या है, E2 है, ये एंगल θ2 है, सही है ना। तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर वाला कंपोनेंट, मान लो यहां तक है इधर वाला, एक इधर वाला कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया टेंजेंशियल, ये वाला कंपोनेंट हो गया नॉर्मल, सही है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या है, ये है आपका E ऑफ T2 और ये वाला कंपोनेंट आपका क्या है, ये हो गया आपका E ऑफ N2। अब बताओ अगर ये वाला एंगल θ2 है तो ये वाला कंपोनेंट यहां से यहां तक ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा बताओ, इसका इधर वाला कंपोनेंट, तो E ऑफ N2 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी बताओ, दैट इज ओवर सर E2 cos ऑफ θ2। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है ना, देख लो एक बार। ओके ओके, वन सेकंड। इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो तो यहां से यहां तक लंबाई होगी ना बेटा, यहां से यहां तक लंबाई होगी, और वो तो ये वाली है, इसका ये वाला कंपोनेंट ये बनेगा, ठीक है ना। तो इट्स इसका ये वाला कंपोनेंट दैट्स योर E ऑफ T2, ठीक है। स्लाइड मिस्टेक देख लो, प्रिंटिंग मिस्टेक थी भाई। इसका ये वाला लिया तो E ऑफ T2 हो गया। अब इसका ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर रहेगा, E ऑफ N2 के बराबर रहेगा, तो इसका ये वाला कितना बनेगा, E2 sin थीटा, दैट इज योर E ऑफ N2 एंड दैट्स योर E2 sin ऑफ θ2। अब मुझे ये बताओ, सॉरी, बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस हाउ कैन आई रिलेट E1 एंड E2? ओवरऑल E1 एंड E2 को मैं किस तरीके से रिलेट कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन एंड दीज एक्सप्रेशंस? बताओ किस तरीके से यूज कर सकता हूं, बताओ सर। चूंकि हम जानते हैं कि E ऑफ T1 और E ऑफ T2 दोनों बराबर होते हैं, परफेक्ट है। अब E ऑफ T1 जो है मेरे पास वो है ये वाला, और E ऑफ T2 है वो है मेरे पास ये वाला। मतलब अगर इन दोनों को मैं इक्वलाइज करूं तो आई कैन से कि माई E1 cos ऑफ θ1 ओके इज इक्वल्स टू इट्स योर E2 cos ऑफ θ2। यही कहानी बनी है, ओके। एंड द अनदर वन बिहेवियर, सर माई E ऑफ N1 और E ऑफ N2, अगर मैं N1 और N2 की बात करूं तो उनमें रिलेशन कुछ ऐसा है, ε2 अपॉन ε1 के जैसा, यही रिलेशन है, परफेक्ट है।
तो अगर मैं बात करूं इन दोनों की, कहां गया, एक ये रहा और एक आपका, एक 1 सेकेंड, एक ये रहा एक ये रहा, तो इट्स योर E ऑफ N1 ओके डिवाइड बाई E ऑफ N2. इट मीन्स दिस वन इज योर E1 साइन ऑफ थीटा 1 डिवाइड बाई E2 साइन ऑफ थीटा 2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1. क्या ऐसा ही कुछ बन रहा है? सही है. एक बात बताओ यार मुझे, अगर ये कुछ ऐसा है कि E1 का E2 के साथ कुछ ऐसा रिलेशन है, या आपका E ऑफ N1 का E1 का E2 के साथ कुछ ऐसा भी रिलेशन है, दोनों ही बता रहे हैं, ठीक है, तो यहां से मैं E1 को क्या लिख सकता हूं बताओ. आई कैन से कि E1 इक्वल्स टू इट्स योर E2 cos ऑफ थीटा 1 डिवाइड बाई cos ऑफ थीटा 2 डिवाइड बाई cos ऑफ थीटा 1. और आई कैन से कि माई E1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 एंड दैट्स योर, देखो अगर ये यहां से गया तो ये गया उठ के इधर, तो दैट्स योर E2 साइन ऑफ थीटा 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा 1. ये भी E1 है, ये भी E1 है. अगर मैंने इन दोनों को इक्वल किया तो इसका मतलब क्या होगा कि cos थीटा 2 और sin थीटा 2 में इन दोनों में रिलेशन डेवलप होगा. किस तरीके से डेवलप होगा, अगर मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया तो क्या रिलेशन बनेगा बताओ जरा. E1 से E1 जाएगा, E2 से E2 जाएगा, ऊपर है एप्सिलॉन 2 sin थीटा 2 एप्सिलॉन 1 sin थीटा 1, नीचे है ऊपर है cos थीटा 2 नीचे है cos थीटा 1. आई कैन से cos ऑफ थीटा 2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 sin ऑफ थीटा 2 और cos ऑफ थीटा 1 एंड दैट्स आई से एप्सिलॉन 1 sin ऑफ थीटा 1. बताओ कोई कंफ्यूजन है इसमें? एनीवन? क्लियर है पूरी कहानी? कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अरे बेटा पूरा क्लियर है ना? तो E ऑफ T1 क्लियर है, कहाँ गया E ऑफ T1, E ऑफ N1, सही है, E ऑफ T2, E ऑफ N2. कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके. क्या मैं इसको और भी सिंपल मीन में लिख सकता हूं? पहले एक बार पूरा देख लो, ये कहानी समझ में आई. अगर आपको एंगल्स दे दिया जाए तो आप एंगल्स को रिलेट कर पाओगे, ठीक है. मान लो थीटा 1 दे दिया, थीटा 2 पूछ लिया, थीटा 1 का साइन थीटा 1 का कोस थीटा 1 का कोस थीटा 2 के साथ में क्या डेवलप कर सकते हो आप? रिलेशन डेवलप कर सकते हो, ठीक है ना. देखो यहां से अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो साइन अपॉन कोस को आप 1 अपॉन एप्सिलॉन भी लिख सकते हो. ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि टेन का एंगल जो होता है वो किस तरीके से लिया जाता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं कैपेसिटर के बारे में बात करूंगा. अगर आप लोगों ने पावर सिस्टम में पढ़ा हो तो पावर सिस्टम में एक टॉपिक आता है और वो आता है आपका केबल्स. जहां पे हम केबल पढ़ते हैं वहां पे हमारा कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का बिहेवियर आता है. वहां पे एक टॉपिक आता है डाई इलेक्ट्रिक एंगल होता है आपका, या आपका लॉस टेंजेंट वाला एंगल होता है. वहां पे वर्ड आता है टेन ऑफ डेल, ठीक है ना. हाँ, जो लॉसेज को रिप्रेजेंट करता है. तो वो और मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो भी डाई इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है ना. टेन ऑफ डेल का बिहेवियर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे समझे, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकालते हैं इसमें से. अब इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना. क्या हटाऊं? ओके, इधर से इसको हटा देते हैं. देखो जरा ध्यान से इसको, ठीक है. आई कैन रिमूव इट. बताओ बेटा, ये E ऑफ T1 है सर, ये E ऑफ N1 है. अगर मैंने E1 को लिखा तो मैं क्या लिख सकता हूं E1 को? इट्स अंडर रूट ऑफ E ऑफ T1 का स्क्वायर प्लस E ऑफ N1 का स्क्वायर. यही लिखूंगा ना. ये बेस हो गया, ये हाइट होगी, ये आपका कर्ण हो गया. रिलेशन कुछ ऐसा ही होता है, होता है. परफेक्ट है भाई? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही होता है. अब एज वी नो E ऑफ T1 इक्वल्स टू E ऑफ T2 होता है. कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है. तो आई कैन से कि E ऑफ T1 इक्वल्स टू E ऑफ T2 होता है. तो आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, E ऑफ T2 का स्क्वायर प्लस E ऑफ N1 की जगह अगर मैं बात करूं तो E ऑफ N1 और E ऑफ N2 में रिलेशन होता है. अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो आई कैन राउट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 E ऑफ N2 और इसका आ गया आपका स्क्वायर. यही कहानी है, बड़ी सिंपल है. चले आगे, अगला देखो. एंगल देखो, नॉर्मल रिलेशंस हो गए, एंगल्स के बीच रिलेशन मैंने डेवलप करा दिए. अब मैं और रिलेशन डेवलप करा रहा हूं, बस देखते हुए चलो. ये फंडे आपके काम आएंगे, फिर फॉर्मूला डेवलप हो जाएंगे तो आपको डायरेक्ट यूज कर पाओगे. देखो E ऑफ T2, क्या E ऑफ T2 को मैं E2 के फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर. E ऑफ T2 है ये वाला, E2 है ये वाला, और इसका ये वाला कंपोनेंट था E2 cos थीटा.
यही था ना, बिल्कुल। तो इसको मैं लिख सकता हूं सर E2 cos ऑफ थीटा 2 और इसका है मेरा होल स्क्वायर, चलेगा, इसको हटा देता हूं मैं। ओके आगे चलो, प्लस इसका आ गया स्क्वायर, ओके, एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 और इसका है मेरे पास स्क्वायर। आगे नेक्स्ट कंडीशन, E ऑफ N2 का स्क्वायर है। अब E ऑफ N2 कौन सा है सर? E ऑफ N2 होता है ये परपेंडिकुलर वाला, मतलब E2 का साइन वाला कंपोनेंट, मतलब आई कैन से इट्स योर E2 साइन ऑफ थीटा 2 का होल स्क्वायर, चलेगा। अगर आपको एक के कंपोनेंट दे दिए ना, अगर आपको E1 दे दिया, D1 दे दिया, थीटा 1 दे दिया, तो आप इसके कंपोनेंट निकाल सकते हो यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। देखो अगर आपको E2 पता है, सोचो अगर E2 पता है, थीटा 2 पता है, तो आप E1 निकाल सकते हो। अगर आपको थीटा 2 पता है तो आप थीटा 1 निकाल सकते हो। अगर आपको एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 दिया हुआ है, अगर दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम दे दिए आपको और बोल दिया कि इसकी परमिटिविटी इतनी है, इसकी परमिटिविटी इतनी है, और आपको एक के कंपोनेंट दे दिए, तो क्या आप दूसरे के सारे कंपोनेंट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस और ये तो मैंने डायरेक्ट ही करवा दिया है। क्लियर है? सब में से अगर मैं E2 को बाहर ले लूंगा तो आई कैन से कि E1 इक्वल्स टू E2 अंडर रूट ऑफ, ये बच जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा 2, ये बचेगा आपका एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। बताओ एनी कंफ्यूजन इज दैट? सब कुछ क्लियर है ना? सब कुछ क्लियर है। इसी तरीके से जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकाला है, उसी तरीके से आप डी का रिलेशन में निकाल सकते हो, ठीक है ना, बाय यूजिंग दिस एंड दिस। तो ये हो जाते हैं आपके डायरेक्ट फंडे। ओके, तो इनको यूज करके आप क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस थी कि अगर हमें एक की कंडीशन पता है तो दूसरे में भैया है ना, अगर मान लो आपको पता चल जाए, इंडिया वालों को पता चल जाए कि पाकिस्तान वाले हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, तो हम उसके लिए रेडी होना शुरू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल। तो वही कहानी है कि बाउंड्री वाले लोगों को बस यही पता चलता है कि दूसरी तरफ क्या कंडीशन चल रही है। अगर वो आपको पता चल जाए तो आप अपनी तरफ वाली कंडीशन को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोनों में कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं। ये होती है आपकी बाउंड्री कंडीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल टॉपिक था, पूरे के पूरे रिलेशंस के ऊपर डिफाइन था, ठीक है ना। तो अगली क्लास में कुछ एक आध क्वेश्चंस जो इसके ऊपर नॉर्मल तरीके से आपके जो बनते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद में हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। और तो मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। ओके, और अभी हमारा कैपेसिटर बाकी है, तो वहाँ भी आप लोगों को थोड़ा सा और एडिशनल चीज़ें थोड़ी सी और सीखने को मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जब के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।